नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे काल व उसके भेद एकदम आसान भाषा में, ताकि आपका काल से संबंधित क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अब शुरू करते हैं। काल, चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अर्थात काल क्रिया का रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। अर्थात आप जिस भी वाक्य में देखेंगे तो आपको क्रिया से ही पता चलेगा कि वह वाक्य किस काल का है। आपका सारा फोकस क्या रहना चाहिए? क्रिया पे। क्रिया ही हमें बताएगी कि वह किस काल का सेंटेंस है और उससे क्या पता चलता है कि कार्य हो रहा है कि होने वाला है कि हो चुका है। इसमें कह रहा है ना कि उससे होने अथवा करने का समय और उसकी पूर्णता या पूर्णता, अगर हो रहा है तो पूर्ण हो गया है कि नहीं हुआ है, या होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है, सब किससे पता चलेगा? उस क्रिया से पता चलेगा। तो काल को समझने के लिए आपको क्रिया समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको क्रिया नहीं आता है तो हमने क्रिया से रिलेटेड 2 वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलिए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पे इस वाक्य की क्रिया देखिए, क्रिया क्या है? पढ़ता है। अब इस क्रिया को देखने से पता चल रहा है कि राम के द्वारा पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो हमको क्रिया से होने का बोध हो गया। यही परिभाषा भी कर रही है। अगला उदाहरण देखिए, श्याम रो रहा है। अब यहाँ श्याम के द्वारा रोने का कार्य हो रहा है और यहाँ पे क्या भाव प्रकट हो रहा है कि यह कार्य जो रोने का हो रहा है वो अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि कह रहा है श्याम रो रहा है, अभी रो रहा ही है, अभी जो रोने का कार्य है वो लगातार हो ही रहा, पूर्ण नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे अपूर्णता का बोध हो रहा है। आगे देखिए, बच्चे खेल चुके थे। इसको देखिए, अब इसको देखने से हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बच्चों द्वारा खेलने का कार्य है, बच्चे खेल चुके थे, जो खेलने का कार्य है वो क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पूर्णता का बोध हो रहा है। अब चलिए काल के भेद देख लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। अब ये तो बहुत ही आसान है, ये कोई भी जानता है कि वर्तमान काल मतलब जो वर्तमान में हो रहा है, तत्काल हो रहा है। भूत मतलब जो बीता हुआ समय है और भविष्य मतलब जो आने वाला समय है। लेकिन परीक्षाओं में हमेशा हट के पूछता है। अब ये नहीं पूछेगा कि जैसे श्याम रो रहा है, बताइए कौन सा काल है, आप कह देंगे वर्तमान काल। नहीं, परीक्षाओं में पूछता है कि श्याम रो रहा है, इसमें कौन सा वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल का भेद पूछेगा तो आपको भेद के जो उपभेद हैं उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा एकदम बढ़िया से देखिए, ताकि आपका काल से जो भी सस्पेंस है सब क्लियर हो जाए। चलिए हम पहले तालिका से इसको समझते हैं कि काल के जो उपभेद हैं वो कितने होते हैं और कौन से किसके कौन कौन से होते हैं। देखिए, हो गया काल। काल के अंतर्गत हो गए 3 काल। पहला हो गया वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अब पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और चौथा संदिग्ध वर्तमान के बाद 5वां संभाव्य वर्तमान और 6वां हेतु मध्य वर्तमान। उसके बाद भूतकाल। भूतकाल में होता है 6 भेद। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और 5वां संदिग्ध भूत और 6वां हेतु मध्य भूत। तीसरा होता है भविष्य काल। भविष्य काल में 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य और तीसरा हेतु मध्य भविष्य। अब इसको याद भी करना पड़ेगा कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं। अब चलिए हम वर्तमान काल से पूरा एक बारी बारी से पूरा अच्छे से समझते हैं। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा देख लीजिए। क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमें कोई ऐसा वाक्य दिखे जिसमें क्रिया का निरंतरता मतलब कि वह कार्य निरंतर हो रहा है, अभी चल रहा है, तब वहाँ पे हमें वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे सीता गाती है,
कमरुन्निसा खेल रही है, रमेश पढ़ता है। इन सबको पढ़ने से हमें यही पता चल रहा है कि सब में जो क्रिया है वो क्या है, अभी निरंतर हो रही है, कोई पूर्ण भी नहीं हुई है। जब कार्य में पूर्णता का बोध न हो, जब कार्य क्या है अभी अपूर्ण है, तब वहाँ पे वर्तमान काल होगा। अब चलिए वर्तमान काल के भेद देख लीजिए। वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहला है सामान्य वर्तमान। तो हम पहले सामान्य वर्तमान से शुरू करते हैं। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, नरेंद्र लिखता है, नीतू स्कूल जाती है। ये सब उदाहरण सामान्य वर्तमान के हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? आपको वाक्य के अंत में ता हूँ, ता है, ती हैं आदि शब्द दिखाई दें तब समझ जाइए कि ये सामान्य वर्तमान के वाक्य हैं। अगला देखिए, अगला है तात्कालिक वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है, मतलब तत्कालिकता का बोध हो। अगला पूर्ण वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे मैंने रोटी खाई है, यहाँ पे क्या बोध हो रहा है कि रोटी खाई है, रोटी खा चुकी है वो। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब वह पुस्तक को क्या कर लिया है, पूरा पढ़ लिया, पूर्ण कार्य का बोध हो रहा है। अगला देखिए संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो। देखिए इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे वाक्य देखिए यहाँ पर उस वाक्य की क्रिया का संदेह हो कि वो क्रिया वर्तमान में हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वाक्य को पढ़ने से ऐसा बोध होना चाहिए कि वो वाक्य वर्तमान काल का ही है। जैसे रजनी खेलती होगी, अब यहाँ पे कह रहा है कि खेलती होगी, मतलब वो खेलने की क्रिया कर रही होगी या नहीं होगी इसका संदेह है, लेकिन वर्तमान में ही खेलने की बात हो रही है। इसको अच्छे से समझिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह लेटा हो, यहाँ पे संभावना है वर्तमान काल में कि वह लेटा होगा। वह आया हो, वे गए हों, ये सब वर्तमान काल में होने की क्या है, संभावना है। अगला देखिए हेतु हेतु मध्य वर्तमान। यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। अब यहाँ पे वर्तमान काल की क्रिया क्या है, बंद कर दो। वो बंद करने के लिए कह रहा है फाटक को, लेकिन वह दूसरे क्रिया पर डिपेंड है। जब तक वो जाएगा नहीं वो फाटक बंद नहीं कर सकती, कारण कि वो कह रहा है जब वो चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। तो यहाँ पे जो बंद कर दो क्रिया है ये हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल की क्रिया है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा देखिए, जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, वह आया था, उसने खाना खाया। सभी को देखने से यही पता चल रहा है कि इन सभी वाक्यों की जो कार्य है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इसलिए ये सब भूतकाल के वाक्य हैं। अब चलिए भूतकाल के भेद देखते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो पहले भूत से हम शुरू करेंगे। सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राम गया, मैंने खाया, तुम आए। इससे हमें इसमें कोई समय का ज्ञान नहीं हो रहा है कि राम गया तो कब गया, मैंने खाया, तुम आए। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर आप देखें वो समझ जाइए कि सामान्य भूत के वाक्य हैं। अगला आसन भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित हो उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे उसने पूजा की है, मतलब उसने पूजा की है, मतलब पूजा करने का कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी निकटता का बोध हो रहा है। मैंने खाना खाया है, हमने खाने का जो कार्य वो समाप्त कर लिया, लेकिन अभी निकट ही जस्ट खाया ही है। अगला है पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे तुमने मेरा घर देखा था, उसने कलम खरीदी थी, मैं सोया था। इन सभी क्रियाओं को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो क्रियाएं हैं इसको हुए काफ़ी समय हो चुका है। ऐसे वाक्य जहाँ देखिए समझ जाइए कि पूर्ण भूत के वाक्य हैं। अगला है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होता है, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु
उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे अपूर्णभूत कहते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ रही थी, रंजना नाच रही थी, तुम किताब पढ़ रहे थे। हमें ये तो पता चल रहा है कि सब भूतकाल की क्रियाएं हैं, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है कि सीता किताब पढ़ रही थी मतलब अभी भी पढ़ रही है या नहीं, रंजना नाच रही थी अभी भी नाच रही है या नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे वाक्य आप जहाँ देखें तो समझिए कि ये सब अपूर्ण भूत के वाक्य हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है संदिग्ध भूत। इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह का बोध होता है। जैसे वह गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उन्होंने किताब खरीदी होगी। इन सब में क्या है, संदेह का बोध हो रहा है। तब ऐसे वाक्य आप जहाँ देखें समझिए कि ये संदिग्ध भूत के हैं। अगला देखिए हेतु हेतु मद भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता, वे खेलते, तुम खाते। इनको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि ये सारी क्रियाएं किसी कारणवश रुक गई हैं। वह पढ़ता लेकिन पढ़ा नहीं, वे खेलते लेकिन खेले नहीं, तुम खाते लेकिन तुम खाए नहीं। ऐसे वाक्य देखिए तो समझिए कि क्या है, हेतु हेतु मदभूत के वाक्य हैं। अब अगला देखिए भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल जाएगा, हिमांशु गीत गाएगा। ऐसे वाक्य अब यहाँ पर देखिए समझिए कि वह भविष्यकाल के वाक्य हैं। आगे देखिए भेद। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला समान भविष्य। जब क्रिया के समानता भविष्य में होने का बोध होता हो तो उसे समान भविष्य कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, वह गीत गाएगा। दूसरा संभाव्य भविष्य। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद धर्मेंद्र आए, लगता है राजेश कल आए। जहाँ पे संभावना हो कि वह भविष्य में होने की संभावना है इस कार्य की, तब वहाँ पे संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अगला हेतु हेतु मद भविष्य। जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं। जैसे आप कमाएं तो हम खाएं, वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वह कहें तो मैं कोशिश करूं। तो इन पर क्या समझ में आ रहा है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। जैसे वह चले जाएं तो मैं बैठूं, जब वो चले जाएंगे तब मैं बैठने की क्रिया करूंगा, तो भविष्य में बैठूंगा, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य है। वह कहें तो मैं कोशिश करूं, जब वो कहने का कार्य कर दें तब मैं कोशिश करने का कार्य करूं। तो यहाँ पर जो भी समझ में आ रहा है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहे तो वहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य होता है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने काल को पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।